2025 मध्ये हिंदी सक्तीवरून इतकं काही महायुतीमध्ये सुरू वैचारिक असताना फूट पडली आहे का याची चर्चा आता एक सुरू झाली आहे. कॉन्ट्रोवर्शियल बॅन झालेलं नाटक तुम्ही करायचा विचार का केला, ते पण हिंदीत? जिंदगी में अगर आंख खोल के जिंदा रहोगे ना तुम, बड़ा मजा आता है. मी अत्यंत जबाबदारीने नील तुझ्यासमोर एक स्टेटमेंट म्हणतो की विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एव्हरीबडी इन मराठी रंगभूमी मराठी थिएटर. देखो, हमारे पास बहुत बार बड़ी बड़ी ताकतें आई जिसका हमने मिसयूज किया. की आम्ही चिंध्या पांघरून सोनं विकायला बसलो तर कुणीच फिर केलं. आम्ही मग सोनं पांघरून चिंध्या विकायला बसलो तर समोरचं गिराईक पेलवता पेलवेना. मेरी बेटी छोटी वाली जब देखो कोरियन देख रही होती, सब कोरियन. साले बाप आया है तुम्हारा. मी तुमचं कपाट उघडून फक्त घरातल्या घरात बघत बसला तर कसं काय चालेल. एक्टिंग लाइफस्टाइल है, ॲक्टिंग लाईफस्टाईल आहे. या प्रोफेशन नहीं है मेरा. महाराष्ट्र शासन जे सबसिडी देतं 40 लाख 30 लाख वगैरे ती संपूर्णपणे बंद करा. मैं अभी कुछ दिनों पहले राज ठाकरे के पास था. पहला लाइन उनका, संजय आया है. सो सर, आज जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा नाटक और फिल्म्स, और उसके रिगार्डिंग जो एक्टिंग और डायरेक्शन, ये जो दो उसमें से पहलू है उसके बारे में हम ज़्यादातर करेंगे. ये एक डिस्कशन है, ओपन डिस्कशन है, ज़्यादातर ये कॉन्वर्जेशन बोलूँगा मैं इसको. तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल बिंदास बिंदास बैठ के, बिंदास कंफर्टेबली पोजीशन पे बैठ के, आप जितना मन में है, जो है मन में, हम खुल के बात करें. पहला सवाल सर आपसे मुझे पूछना है. मेरा जब जन्म हुआ था 1993 में, आपने तब लास्ट थिएटर किया था. उसके बाद सीधा 33 इयर्स के बाद आज अभी ये इस साल आप वापस स्टेज पे चढ़े हो. वाह यार, क्या दो- सोच के बैठा है. तो जितना मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है उतना आपका थिएटर पे ना होने का एक्सपीरियंस वाह. ना होने का एक्सपीरियंस है. तो अभी इस साल वापस आने के बाद दो शोज आपके हो चुके हैं, या रिहर्सल्स में भी काउंट कर लूँगा उसको, कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आपको अपने आप में कुछ नया मिला? कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस. ओके. कॉन्फिडेंस, एक अनुशासन, डिसिप्लिन. मतलब रिटर्न होना वापस से थिएटर में एक बार, और कुछ भी लेके फिर रिटर्न मत हो. जब मुझे अगर ये घासीराम पहले 30 साल पहले नाना मिलते ना, मैं मना कर देता. मैंने कहा ना, प्लेन उड़ाना जानती ही नहीं, क्यों पायलट की सीट पे बैठे यार, लाओ मैं उड़ाता हूँ. नहीं, इस प्रकार के चरित्र के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए जो 30 साल मैंने कमाया. जिंदगी में अगर आंख खोल के जिंदा रहोगे ना तुम, बड़ा मजा आता है. बहुत कुछ एक्सपीरियंस तो हवा की तरह है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आप होना चाहिए, हर जगह से कैच कीजिए. सही. सर, ये नाटक हम जब करते हैं तो उसमें जो ऑडियंस होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है, तो आपको डायरेक्ट रिस्पांस मिलता है, जो भी है, हंसी हो या एक साइलेंस में हो, जो भी हो. पर जो फिल्म का है वो काम तो कंप्लीट होने के बाद ऑडियंस 3 महीने बाद, हाँ दिखती है, देखती 6 है. महीने बाद. तो वो वहाँ पे पैसिव ऑडियंस है. ऑडियंस तो आप ही का है, आप ही एक्टिंग कर रहे हो, आप ही का काम वो देख रहे हैं. इन दोनों में आप ज़्यादा एंजॉय क्या करते हो? कौन सी ऑडियंस? एक ऑडियंस के साथ आप बैठ के देखते हैं सिनेमा में, हाँ. बड़े गुरु. लेकिन वहाँ भी अगर आपको अच्छे रिस्पांस मिलते हैं तो अच्छा लगता है. अच्छे मतलब पता चल जाता है क्या रिस्पांस आ रहा है. मैं आंखों देखी एक फिल्म है मेरी, 2015. जी जी जी, बहुत मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है आपकी. आई लव यू. तो वो प्रीव्यू था कि आइए जरा देखते हैं कैसी फिल्म बनी है. तो मैं लेट पहुंचा था, तो मुझे पीछे एक सीट पे एक विजेंद्र काला एक्टर है, वो मिले. हम कहा भाई तू भी लेट आया है? तो हाँ, तभी पीछे बिठाया है. अच्छा, देखते हैं. पिक्चर देख रहे थे और बहुत बुरी पिक्चर लग रही थी मुझे. क्या है यार, ये क्या बनाया है यार, चुप चुप.
ऐसे ही बनाता है रजत कपूर, जो भी बनाता है बेवकूफ़ बनाता है यार, क्या बनाया पिक्चर यार, चुप पागल है चुप। एक लेडी ना बार बार पलट के मुझे देख रही थी, मैंने कहा चलो कम से कम पिक्चर बर्बाद है, एक लेडी तो दिख रही है सामने समझे। काला कौन है बे, तू यार तुम वो फिल्म देख रहा है। इंटरवल हुआ, वो आके कहती है मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। तो ये रिस्पॉन्स भी एक अलग है, लेकिन अब जो है आप इधर हैं और वो उधर है, सही। ये अलग दुनिया है। ये उधर अंधेरा है, इधर लाइट है, वो दिख भी नहीं पाता, लेकिन आप कर रहे हो, कोई ऐसे बैठ गया, कोई ऐसे हो गया, तो तुरंत पता चल जाता है बॉस कि ये मतलब वर्क नहीं कर रहा आपका काम। सर तुम्ही पण आता बऱ्याच टायमाने नाटकात किंवा हे पहिलं नाटक करताय की तुम्ही ह्याच्या आधी नाटकाचं तुम्ही फार डिरेक्शन केलं? पूर्वी मी एक वंदे मातरम वंदे मातरम. नावाचं ओके. नाटक केलं होतं. सो तसा तुमचा परतच खूप टायमानी हे आहे तर मला तेवढीच एक वर्ष आली, हा? जवळजवळ तेवढीच म्हणजे मी खूप तर वर्ष. मला एक सांगा की नाटकाचं डिरेक्शन आणि फिल्मच्या डिरेक्शनमध्ये तुम्हाला सगळ्यात मोठा फरक काय वाटतो? आंखें नम हो गई. मैं हमेशा ये कहता हूँ फिल्म और नाटक के बारे में, आंखें नम हो गई. ये फिल्मों में एक्चुअली मैं शॉट लेके दिखा सकता हूँ, हाँ, और नाटक में आंखें नम हो गई ये तुम्हारे अगले सेंटेंस में मैं वॉइस में बोलना दिखा बोल. सकता हूँ. क्या बात आहे. तो ये नाटक और फिल्म का मैं फ़र्क बताता हूँ हमेशा. मी अत्यंत जबाबदारीने नील तुझ्यासमोर एक स्टेटमेंट म्हणतो की जो मैं हिंदी में भी बोलना चाहूँगा, लेकिन पहिल्यांदा मी मराठीत बोलतो की विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एव्हरीबडी इन मराठी रंगभूमी, मराठी थिएटर, खूप प्रचंड मोठ्या संहिता या देशातल्या मराठीत लिहिल्या गेल्या, लिखाण. पण नाटककार जेव्हा नाटक बसवतात ते मराठी नाटक अजून त्या 6 विंगांच्या आणि त्या स्टेजच्या बाहेर का पडलं नाही असा मला प्रश्न पडतो. की जेव्हा मी एखादं 15 वर्षापूर्वी लायन किंग बघतो लंडनमध्ये किंवा US मध्ये, आणि मेस्मरायझिंग एक मला एक्सपिरियन्स मिळतो, आणि मी जेव्हा इथलं नाटक बघतो किंवा इव्हन काय बिनसतंय, एखादं एकदम जाणता राजा वगैरे होतं मैदानावर वगैरे नाही, तुम्ही नाटकाच्या शक्यता तपासून पाहताय का? मला असं वाटतंय, आज मी थिएटरमध्ये काम करतो, मला नकोत विंगा, नकोत ते मागचं काही सायक्लोरामा, नको ते जेवढं थिएटर आहे ना, जेवढी जागा आहे त्याच्यात आपण एक नवीन एक्सपेरिमेंट करू. अलग थॉट है कि लोग पागल कह सकते हैं, लेकिन मैं बीच में हम लोग जब भी गडकरी में प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, तभी आपको पता है हमारे VIP रूम के बाजू में स्विमिंग पूल है. मुझे ऐसे लगा कि एक अमृत मंथन नाम का नाटक स्विमिंग पूल में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं? आप लोग नाटक की परिभाषा ये थिएटर से जुड़ी नहीं है, हाँ, ये आपके कलाकृति से अगर जुड़ी है तो विंग्स, वॉल्स एंड ये होना जरुरी नाही. मे बी प्रत्यक्षात येईल. तर मला हा तो असं म्हणजे माझ्या अल्प बुद्धीनुसार असं मला वाटतं की हे ना ढकलल्या नाहीत कोणी विंगा. पण तर तुम्हाला असं नाही वाटत फिल्म डिरेक्ट करताना डिरेक्टर इज ऑलवेज ऑन द सेट फ्रॉम स्टार्ट टू दी एंड, ही इज इन कंट्रोल ऑफ एव्हरीथिंग. म्हणेल तिथे खुर्ची लागेल, म्हणेल तिथे लाईट लागेल, म्हणेल तसं सीन होईल. बट एकदा नाटक पूर्ण बसवून झालं आणि नाटक ऑन स्टेज गेलं की मग तुम्हाला असं वाटतं की ॲज अ डिरेक्टर तुमचा कंट्रोल आता सगळ्या ॲक्टर्सवर आहे, तुम्हाला कंट्रोल गेल्याची फिलिंग नाही. झिरो शो केला तेव्हा मी
दिग्दर्शक म्हणूनच ते बघत होतो की हा बरोबर करतोय, ते ते लाइटिंग बरोबर आहे, म्युझिक आलं, डान्सर्स आलेत, कोरिओग्राफी बरोबर कट टू कट आहे, वगैरे वगैरे वगैरे. आणि जेव्हा त्याच्यानंतर पहिला मी प्रयोग बघितला तेव्हा मी आता थोडंसं एक पाऊल बाहेर वन स्टेप बैक बैक घेऊन मैंने देखा हाँ और मुझे समझा कि नहीं, ये थोड़ा सा, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है, ये काट सकते हैं, ये इधर बढ़ा सकते हैं, वॉट एव्हर. आणि दॅट्स वाय म्हणजे की मी आज का कालच कोणाला तरी सांगितलं, खऱ्या अर्थाने मी दुसरा प्रयोग माझ्या नाटकाचा बघितला क्या बात आहे. हां, की समजलं. बाहेर उभं राहून. हां, तर तुम्ही बोलताना मला जाणवलं की जसं तुम्ही ॲज अ डिरेक्टर, टेक्निकल टीम, ॲक्टर्स, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द क्रू आणि तुम्ही नाटक बसवता त्यानंतर 3, 4, 5 प्रयोग नंतर ते बसत जातं अँड देन द ऑडियन्स ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ युअर क्रू बिकॉज त्यांच्या रिॲक्शन्स ऑल्सो डिसाइड्स की काय Absolutely, चेंजेस होणार जो आहेत. होना है. सो एक टाइम के बाद ये पूरा कोलैबोरेटिव प्रोसेस अभी ही हो इसके जा रहा है. पास स्क्रिप्ट आ गई है, हाँ, दिख रही है स्क्रिप्ट की अब. और मुझे मुझे गुरुजी एक बात मैं ज़रूर कहना चाहेंगे, इसलिए मराठी में हम लोग नाटक का प्रयोग प्रयोग बोल हाँ. प्रयोग है. प्रयोग है, Very Experiment एक्सपेरिमेंट है. nice, बड़ा अच्छा लगा ये नाम. एक्सपेरिमेंट. हर टाइम एक नया एक्सपेरिमेंट आहे वो. हर टाइम मला किती प्रयोग नाव दिले, कोणी ज्यांनी दिलं असेल, केवढं विजनरी आहे ते, की नाटक हा प्रयोग आहे. प्रत्येक वेळी नाटकाचा प्रयोग होतो. नाटकाचा प्रयोग होतो, कारण दरवेळी प्रेक्षक वेगळे असतात, Experience दरवेळी दरवेळी वेगळा आहे. लोक वेगळे असतात, दरवेळी एक्सपिरियन्स वेगळा असतो. सो माझ्या आयुष्यात हा नवीन एक प्रयोग आलाय की मी नाटकाचा प्रयोग करतोय. हाँ. समझो अब जैसे इस प्रयोग से ना एक्टर भी बड़ा प्रयोग करता रहता है. you know. Exactly. कभी आपको लगता है उसके लिए स्पॉन्टेनियस होना बड़ा ज़रूरी है कि आज मैं नाना थोड़ा एक ऐसे करके देखता हूँ, हम्म, आज मैं थोड़ा ऐसे करके देखता हूँ. बराबर. कोई उसके बारे में कानून तो बना नहीं है कि कैरेक्टर यही है, लेकिन आज थोड़ा सा इसको ऐसा मोल्ड करता हूँ. तो ये प्रयोग शब्द अभी नाना फडणवीस इज अ वेरी बिग कैरेक्टर. देखो हमने बनाया उसे बिग. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो ओरिजिनली था और जैसे उससे काफी अलग इसमें मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो क्या प्रोसेस था ढूंढने की. एक टाइम था हाँ, जब मैं भी थोड़ा पागल था, तो मैं ज्योतिषियों को पकड़ा करता था. ज्योतिषियों को. हाँ, ज्योतिषियों को पकड़ा करता था कि बॉस एक रोल कर रहा हूँ, वो लड़कियों को देख के पागल हो जाता है. वो हमेशा अच्छे ही कपड़े पहनता है, हमेशा इत्र लगाता है, हमेशा फूल पहनता है. भैया उसका शुक्र जो है बहुत तेज. शुक्र में और क्या क्या चीज़ें हो जाती. तो ये हो सकता है संगीत, हमेशा वीनस उसका हाई रहेगा. हम लोगों ने पुराने चरित्र को ऐसा बना दिया है कि पूछो मत. ऐसे ही होते होंगे ना. हाँ भाई बताओ क्या बात. हाँ, एक पद अलग चीज है, सोशल स्टेटस अलग चीज है. सोशल स्टेटस और लड़की पटाना और ये सब चीज करना दो अलग चीजें हैं. हाँ, किसी एक कमरे के फ्लैट में नहीं आप ये सब कर रहे, कहीं बहुत बड़े ये सब तुम्हारा ही तो महल है, फलना चिल्ला. मैं आज की डेट में क्लासिकल म्यूज़िक हमारे यहाँ की मैं उतनी बात नहीं करूँगा, क्योंकि उधर से ख़त्म कैसे होता चला गया, क्योंकि उसको बड़ा बना दिया गया. एक टाइम में वर्ल्ड म्यूजिक के समय में सिर्फ चर्च में बजते थे, झांग झांग झांग. बाहर के लोग उसको नहीं सुन पाते थे, जो कॉमन थे उसको नहीं सुन पाते थे. शायद फिर वो रेनेसा पीरियड आया जब आओ भाई सबके लिए म्यूजिक, तो सबके लिए नाना होना चाहिए. करेक्ट. मैं 4 बार अपनी बेटी से, मेरी बेटी कितनी साल की होगी, 14 साल की लड़की वो है अपनी ललिता गौरी, 15 इयर्स की मेरी पल है. तो मेरी वाइफ, जब हम लोग बहुत वाइफ के साथ मैं लाइंस करता था कि यार तू जरा क्यों दे देना. कभी कभी हमारे थिएटर से भी 2 लोग आ जाते थे, जो है संतोष आ जाता था, गौरंग आ जाता था. तो वाइफ, कभी कभी मेरी डॉटर कहे पापा मैं करूं आपके साथ, समझ रहे हो. वो नाटक देखने आए. मैंने कहा कैसा था नाना फडणवीस. अच्छा था. नहीं,
और तुम नाना फडणवीस के पास जाना चाहोगी, वो वाले नाना फडणवीस के पास, कि नहीं वो गंदे हैं। उसको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। अच्छा मुझे वन लाइन में कहानी बता दो, पल पूरी कहानी बता दी, इसका मतलब उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, जबकि भाषा मतलब बहुत कठिन है, बहुत कठिन भाषा है। मैं अपने एक्टर्स हमारे, क्योंकि मैं ड्रामा स्कूल का हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो सब आके, एक तो इन्होंने नाम गुरुजी रख दिया है, तो गुरुजी, तो गुरुजी बन जाता हूँ कभी कभी। मैं हर एक्टर्स को कह रहा था कि दोस्त, चीज़ों को सरल करो, सिंपल करो। अपनी पुरानी चीज़ों को थोड़ा सरल करके, सरल आज के हिसाब, वो बहुत आज से ज़्यादा सरल है, वो हाँ। आज से ज़्यादा सरल है, लेकिन आज का सरल अलग है। और अगर समझो आप एक इंटेंस सीन कर रहे हो और ये आप फिल्म में कर रहे हो, वो इंटेंस सीन के लिए आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ इमोशन आप लाते हो, बहुत एक इमोशनली एक आपका ट्रैवल होता है, आप पहुंचते हो, आप एक या दो सीन में वो सीन ओके हो जाता है, आप वो ख़त्म कर देते हो वहाँ पे। और अगर समझो ये ऐसे ही एक इंटेंस सीन आप एक नाटक में कर रहे हो और आपको ये 100 बार और करना है, तो एक पॉइंट के बाद वो इमोशन बार बार लाना, कभी कभी हाँ, दिन वो- में वो- तीन वो- चार हो, तो वो एक पॉइंट के बाद मैकेनिकल या मोनोटोनस हो जाता है एज एन लेकिन एक्टर। मेरे बारे में मेरे डायरेक्टर्स कहते हैं हर बार साला अलग ही कर देता है यार, ये बड़ा गड़बड़ है यार, ये हर बार अलग ही कर देता है यार। तो मैं जिंदा रहता हूँ। देखो, एक्टिंग लाइफ स्टाइल है, एक्टिंग लाइफ स्टाइल है। यह प्रोफेशन नहीं है मेरा। एक्टर बनना एक बड़ा, मतलब कुछ ऊपर वाले का वरद हस्त रहता है आपके ऊपर। आप जिंदगी जीते हैं अलग अलग तरह की। थिएटर में वो 2 घंटे के लिए आपको 3 घंटे के लिए आपको ब्लॉक कर देना पड़ता है, सिर्फ आप उसी के औरे में रहते हैं। फिल्म में आप वैसा औरा नहीं होता है, उसमें आपको बिगिनिंग मिडिल एंड मालूम होना चाहिए। आप एंड का ये पोर्शन अभी करने वाले हैं, तो इस समय सीन का बिफोर पता होना क्या चाहिए। बिफोर पता होना चाहिए, और चरित्र कहाँ तक पहुंचा होगा। कैरेक्टर का एक अपना अपना वो कैसे भी शूट हो रहा है। हाँ, क्योंकि कैसे भी शूट हो रहा है कि अभी वो आपको गोली लगने वाली है, आप घर से खाना खा के जा रहे हैं, गोली लगने तक पहुंचे कैसे, ये अभी शूट नहीं हुआ है। हाँ। तो वो एक, उसमें डायरेक्टर का भी योगदान होता है, वो आपको बताएगा कैसे क्या कहाँ किधर। लेकिन ले दे के मज़ेदार जिंदगी है नील मोहन। नील मोहन। एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट प्रश्न मला तुम्हाला विचारायचा आहे, 2025 मध्ये इतकं काही सुरू असताना एक कॉन्ट्रोवर्शियल बॅन झालेलं नाटक तुम्ही करायचा विचार का केला, ते पण हिंदीत? त्याला 3 वेगवेगळे पदर आहेत ॲक्च्युली. म्हणजे तुझा जो मूळ प्रश्न आहे त्याचं पहिलं उत्तर देतो. मी एका पॉलिटिकल पार्टीचं राजसाहेबांबरोबर काम करणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा नेता या पदावर काम करतो. बरोबर. मराठीचं अस्मिता, मराठी विषयीचं आमचं धोरण हे काही वेगळं सांगण्याची गरज नाही आहे. जे मध्ये मराठी आणि हिंदीचा जो काही सगळ्या बातम्या ज्या आल्या, मला प्रकर्षाने दरवेळेला मला सांगावं लागतंय, यात हे दुर्दैव आहे की हा मराठी हिंदी वाद हा वेगळं नरेटिव्ह सेट केलेलं आहे. हा मराठी हिंदी वाद अजिबात नाही. आणि मी जाहीर सांगतो, हिंदीवर माझं प्रेम आहे. हिंदी भाषा ही मला अत्यंत प्रिय आहे. अमिताभ बच्चन बघूनच मला या क्षेत्रात यावंसं वाटलं. लता किशोर अजूनही आम्ही ऐकतोच. त्यामुळे एखाद्या भाषेविषयी द्वेष असण्याचं कारणच नाही आहे. रादर जो भाषेचा द्वेष करू शकतो तो माणूस चांगला माणूस नव्हे. आता विषय दुसरा होता की पहिलीपासून तिसऱ्या विषयाची, तिसऱ्या भाषेची सक्ती, आणि ती तिसरी भाषा महाराष्ट्रात हिंदीच थर्ड लँग्वेज असणार होती, म्हणून त्याला केलेला विरोध हा मधलं काढलं आणि आमचा विरोध हिंदीला आहे असा आला. आता मी अत्यंत जबाबदारीने सांगतो, मला चाइल्ड एज्युकेशन किंवा एज्युकेशन यातलं मला कळतं. एक तर माझा इतिहास, विद्यार्थी सेनेचा अध्यक्ष, अनेक वर्ष विद्यार्थ्यांमध्ये काम केलंय, त्याच्यात सिग्नल शाळा.
सिग्नल शाळेचं तर तुला माहिती आहे. दुसरं अनेक शैक्षणिक म्हणजे मुलांच्या दप्तराचं ओझं कमी करण्याचं अगदी नम्रतेने क्रेडिट माझं आहे की ते एका सगळ्या विषयांचं एक पुस्तक. मराठी अस्मिता, मराठी भाषेविषयीचं प्रेम, आपण मराठी पुढे न्यायला पाहिजे. पुन्हा एकदा माझा असा आक्षेप आहे की आपल्याला मराठीमध्ये शेक्सपियर वाचता येतो, म्हणतो, आहेत ना अनुवादित पुस्तकं. आपण आज आता OTT आलेलं आहे. नार्कोस नावाची स्पॅनिश आपण बघतो, सिरीज बघितलेली आहे. के ड्रामा तर घराघरात चालू आहे. आपण पुष्पा बघितलेला आहे, आपण कांतारा बघितलेला आहे, बरोबर आहे. उलट्या साईडनी मराठीचं असं काय साहित्य बाहेरच्या भाषात आहे? तुम्ही त्याच्याविषयी फार उत्तम 4 ओळी आहेत की ज्या मी सांगतो, माझ्या नाहीत, की आम्ही चिंध्या पांघरून सोनं विकायला बसलो तर कुणीच फिरकेना. आम्ही चिंध्या पांघरून सोनं विकायला बसलो तर कुणीच फिरकेना. आम्ही मग सोनं पांघरून चिंध्या विकायला बसलो तर समोरचं गिऱ्हाईक पेलवता पेलवेना. आता इथे आम्ही सोनं आहे ना आमच्याकडे, आम्हाला सोनं पांघरून सोनं विकायला पाहिजे. मला असं म्हणणं आहे की मराठीतलं साहित्य इतर भाषात का गेलं नाही? इथे प्रयत्न कमी पडला आपला. तुम्ही मराठी म्हणल्यावर असं भरून यायला पाहिजे आपलं साहित्य, संस्कृती. अरे संत परंपरेपासून जे काही आत्तापर्यंत आहे, अरे किती आहे ते. हे काटा, असं बोलताना सुद्धा काटा येतो अंगावर माझ्या. इतकं प्रचंड साहित्य. तुम्हाला काय वाटलं की और ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, पूरे देश का देश का है. साहित्य भाई, करेक्ट. अपने देश का साहित्य. बंगाली साहित्य, तमिळ साहित्य, इतर भाषातलं साहित्य इतर भाषात जेव्हा जातं, आपण इतर भाषा, आपल्याला काय आहे ना, आपल्याला अनुवादक खूप मिळाले. आपल्याला अनुवादक असे मिळाले की जे इतर भाषातलं साहित्य मराठीत त्यांनी आणलं. अत्यंत उपकार आहेत त्यांचे, की जगाशी आत्ताची पिढी हे समजू नाही शकत. गुगल आणि ग्लोबल तुमच्या फोनवर काही दिसतं, पण इतर भाषातलं साहित्य जेव्हा आपल्याकडे आलं तेव्हा आपण भारावून गेलो ते वाचून. असं मराठीतलं साहित्य जे भारावून जाण्यासारखं आहे, और उसका हक है. त्याचा उसका हक है, जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कुछ बातें करना चाहते. मराठीतलं साहित्य, अरे तुकारावाच्या अभंग तुम्हाला म्हणता येणार नाहीत आज. या माणसाने ढसाळांची कविता आहे, अख्खं सारस्वत विश्व हादरलं होतं, की ज्या भाषेत शिव्या जमिनीत आणि त्यांच्या रक्तात आहेत, त्या शिव्यांची ती घालून त्यांची जी भावना आहे, अरे ढसाळ वाचून हादरलेले लोक. आज अनेक गोष्टी आहेत. आता कविता साहित्याविषयी बोलायला लागलं की खूप आहे की हे साहित्य मराठीच्या बाहेर कधी जाणार? तुम्ही जर दाखवलंच नाही, तुम्ही तुमचं कपाट उघडून फक्त घरातल्या घरात बघत बसला तर कसं काय चालेल? हा एक विचार मराठी नेण्याचा. दुसरी गोष्ट, घाशीराम कोतवालचं पॉलिटिकल जे म्हणणं आहे ते कालातीत आहे. ते म्हणजे अमेरिकेने सद्दामला वापरून जे काही केलं तेही घाशीरामच आहे ना. बरोबर. USS घाशीराम आणि USS नाना फडणवीस आणि घाशीराम इज सद्दाम. ओसामा बिन लादेनला मारल्याची आपण सगळी फिल्म बघतो. अरे काय लष्कर येतो आहे ना ओसामा बिन, काय जे काय आहे त्याचं. युएसनी जे अरे बिलियन्स ऑफ डॉलर्स पहिले फंडिंग केलं ना, का तर ऑइल पाहिजे म्हणून. मग नंतर त्याचा घाशीराम करून मारला त्याला. बरोबर. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीपर्यंत तेच होतं. मला ते इतकं फॅसिनेटिंग वाटलं, कारण मी घाशीराम बघितलं नव्हतं कधीच. मी पुस्तक पहिलं वाचलं आत्ता या प्रवासात. आणि या दोन्ही तिन्ही गोष्टी एकत्र येऊन, आणि हिंदीमध्ये, कारण हे नाकारता येणार नाही की हिंदीमध्ये आज वसंत देवांनी त्यावेळेला लिहिलेलं ते नाटक आहे. ते काय मी आत्ता अनुवाद नाही केलं आहे. बरोबर. तर त्या गोष्टी मला असं वाटलं की अरे मराठीची श्रीमंती ही बाहेर दाखवण्याचा हाच मार्ग आहे. आणि ही चळवळ म्हणलं की ते सामाजिक फार होतं. अरे प्रोफेशनली हे गोष्ट घडायला पाहिजे. पण मी जेव्हा रिहर्सलला आलेलो, मला एवढंच आयडिया होती की हां तुम्ही हिंदीत करताय घाशीराम कोतवाल वगैरे. तर मी आलो, मी बसलो, मग तुम्ही थोडं तुमचं लाईटिंग चालू होतं. म्हणजे म्हणलं की नील आलायस तर आमची रंथरू बघून जा. तर मी बसलो. मी म्हटलं एक 10 मिनटं बघीन, कारण मला एका ठिकाणी पोचायचं होतं. म्हणजे 10 मिनटं बघीन आणि मी निघीन. सर येतो म्हणावं. मी बसलो, ते मी बसलोच. कारण की मला एक्सपेक्टेडच नव्हतं
की इतकी लोक स्टेजवर काय करतायत. बरं आले स्टेजवर, ते डान्स पण करतायत, ते गातात पण आहेत. डायलॉगची भाषा हिंदी नसून थोडीशी वेगळी आहे, जी मला समजते पण आहे. मला थोडा इंटरेस्ट पण कारण मी फिगर आउट पण करतो की व्हॉट आर दे ट्राईंग टू से. मला आधी 10 मिनटं कळलंच नव्हतं की म्युझिक लाईव्ह चालू आहे. मी समजतोय की कोणतरी रिप्ले करतंय. म्हणजे तुम्ही मला हा हे परत घे रे, लाईटिंगच्या वेळेस म्हणजे मागे परत घे. एक्झॅक्ट तिथून चालू होतं. नंतर कळलं अरे इथे माणूस एक गातो, इथे गिटार, इथे ड्रम आहेत, तिकडे वरती ढोलक बिलक सगळं चालू आहे, इकडे वोकलिस्ट बसलेत. आणि मग मला त्याचा तो स्केल समजला की 1 मिनटं डायरेक्ट माझ्या अंगावर आलं नाटक की अरे बाप रे, हा. एवढे लोक आहेत त्याच्यामध्ये. आणि ऑफकोर्स टेक्निकल लोक तर मी मोजतच नाही, म्हणजे बॅकस्टेज किंवा टेक्निकल मी मोजत नाही. म्हणजे की ओके, मग मला त्याचा ग्रँजर समजला की ओके हे काहीतरी नॉर्मलपेक्षा थोडं वेगळीकडे चाललेलं आहे. मग मी राईटला बघितलं तुमच्याकडे की हे माणूस नॉर्मल काय हा विषयात असा नॉर्मली हात घालत नाही. पण मला आता इथे सांगायला आवडेल की तुम्ही जे काय आता सगळं म्हणालात, मी तुम्हाला प्रश्न मुद्दाम विचारला की मला तुमचं काय थॉट आहे ह्या सगळ्या मागचा, हिंदी किंवा ते कॉन्ट्रोवर्शियल असो, बॅन असो, जे काय, पण तुमचा काहीतरी त्याच्यामागे थॉट असणं हा माझा त्याच्यामागचा मोटिव्ह होता. पण नाटक आणि रिहर्सल बघितल्यानंतर मला असं वाटतं की जसं तुम्हाला हे ग्लोबलपर्यंत घेऊन जायचं आहे ते नक्कीच जाईल. सर आप सोशल मीडिया वगैरह देखते हो, मतलब क्या है आप फिलहाल जो चल रहा है हर जगह तो कोई 15 साल पहले जब फेसबुक आया था हाँ तो एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ये सोशल मीडिया जो डेवलप्स हो रहे हैं अभी 15 साल पहले कब कितने साल पहले हाँ भाई बराबर 15 साल पहले ही आया, एग्जैक्टली 2010-11 में फेसबुक तो और जो डेवलप हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे. तो मैंने कहा ये बड़ा लोकल अखबार है, ये न्यूज़ है. आप हर एक के बारे में तो जान जाते हैं जिनके बारे में अखबारों में आता है, लेकिन अभिजीत की मम्मी का बर्थडे है वो आपको इस पर पता चला. या अच्छा दिल्ली से उनके यहाँ गई हैं बुआ, शिरडी घूमने गई हैं, फोटो डाला है. वाह, जो आपको पहले नहीं पता चलता था. बराबर. या तो आप उसको फ़ोन करो, अरे हाँ यार वो उसके यहाँ कुछ, तो लगा था कि एक बहुत ही लोग अपनों का. लेकिन अब जो सोशल मीडिया ना बहुत ज़्यादा ही अपने हो गए, कहीं भी घुस जा रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं. मतलब कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी कुछ भी, ऐसे कैसे, थोड़ा वो डरावना होता जा रहा है. मैं अभी कुछ दिनों पहले राज ठाकरे के पास था. हाँ हम नाटक कर रहे हैं भाई, और मुझे उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है शुरू से, मेरे छोटे भाई टाइप लगते हैं वो. बाल वाल एक टाइम पे था तब, तो मैं गया था. पहला लाइन उनका, संजय आया है, सब हिंदी में बात करेंगे. वाह यार, उनके सामने एक किताब पड़ी हुई थी, मैं उठाया, मैंने कहा क्या किताब है ये छत्रपति जब औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे उस समय की कुछ चीज़ें हैं. अच्छा राजस्थानी में है. मैंने कहा आए. राजस्थानी किताब पढ़ा. अब बाहर क्या सोशल मीडिया ने इमेज दे रखी है, अब खतरनाक हो रहा है. अगर देखो हमारे पास बहुत बार बड़ी बड़ी ताकतें आई हैं जिसका हमने मिसयूज़ किया है, ये समझना पड़ेगा. पॉलिटिक्स सारी चीज़ें अलग हैं. टेलीविज़न बहुत बड़ी ताकत थी, एक साथ सबको, है कि नहीं अभिजीत, सबको बिठा के किसी एक दिशा में ले जाके. रेडियो एक बड़ी ताकत थी, मिसयूज़ किया. सिनेमा एक बहुत बड़ा, बहुत, सिनेमा को हम इंडियंस ने इतनी, सिनेमा एंड क्रिकेट इतनी इज्जत दी है. फिल्म देखने गए तो अगरबत्ती जला के गए. संतोषी माता पिक्चर देख रहे हैं बस, चप्पल नहीं हाथ में. परसों ही उसमें रेशमा से मतलब कोई भी पिक्चर देखी थी, आज उसी कुर्सी पर अगरबत्ती जला के चप्पल होता. कितनी इज्जत दी. चाहा तो पार्लियामेंट पहुंचा दिया, चाहा तो मुख्यमंत्री बना दिया. कितना बड़ा माध्यम. हमने उसको सिगरेट शराब की तरह उस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं. लो सस्ता करो उसको. नहीं, वो भी हमारे हाथ से गया.
अब एक ये चीज़ है, इस पे अच्छी चीज़ें आए, प्रमोट ऐसी चीज़ों को कीजिए जो, मेरी बेटी छोटी वाली जब देखो कोरियन देख रही होती है, सब कोरियन। अबे कौन है तुम्हारे ये कौन साले, बाप आया है तुम्हारा भी इतनी दूर से, हैं पापा से बात है कुछ भी, चाउमीन जो की क्या, कल को हमसे वो कोरियन में ना बात करने लगे, घर में ही कोरियन हो गया मामला। बेटा क्या बनोगी बड़े होके, कोरिया जाऊंगी। पता नहीं क्या दिखाते हैं वो बच्चों को। बहुत सुना है मैंने इसके बारे में, मैंने भी देखा नहीं, पर जितने भी लोग अभी यहाँ पे जितने गेस्ट मेरे आए उन सबके बच्चे कोरियन देख रहे हैं। आप ये छठवें गेस्ट होंगे जो ये बोल रहे हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल कोरियन यार, देख रही है। आपको छोटी से इच्छा होती छोटी। है ना, क्या देख रहे हैं कि आवाज क्या आती रहती है इसके फोन से। सर अभी आपने टेलीविज़न का जिक्र किया था, तो एक आपका किस्सा मैंने सुना था कि जब आपका पहला टीवी सीरियल का पहला दिन था, तो पहले ही सीन में आपके कुछ 28 टेक हुए थे। जी तो वो थोड़ा किस्सा सुना है ना, यार, क्या अच्छा, था? बहुत सही समय पे ये किस्सा तूने याद दिलाया है। वो थिएटर से सिनेमा में जाने का, फिल्म और टीवी मतलब कैमरा में घुसने का हाँ। पहला दिन था। अच्छा, थिएटर से फिल्म में घुसने का पहला दिन था। फिल्म नहीं, सीरियल मतलब मत टेलीविजन, समझ गया कैमरा होगा। के सामने। कैमरा के सामने वो पहला दिन था। ये सब थिएटर में होते तो आप पूरा 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी ड्यूरेशन है प्ले का, वो पूरा ड्यूरेशन आप यहाँ एकाएक वही थोड़ा यहाँ से लेंगे ये पोर्शन। और मैंने कम से कम 100-150 बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि अपने स्क्रिप्ट को बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो। अब जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो आप अपने अंदर एक इमेज बनाने लगते, है ना। तो आपने इमेज बनाया कि एक मदर है, आप उसके यहाँ जाते हैं, भीख मांगते हैं। अच्छा, भीख मांगते हुए मैं पैर भी छू लूँगा, क्योंकि मैं भी यायावर घूम रहा हूँ ना, मुझे भी कोई ऐसा इमोशन मदर टाइप नहीं मिला है। हाँ, जब वो मेरे लिए भिक्षा लेने जाएगी ना, तो मैं ऐसे ऐसे करके घर भी देख लूँगा, चोर की नज़र से नहीं, कि मेरा भी घर ऐसे ही होगा, मेरी भी माँ ऐसी ही होगी। सर रेडी, शॉट रेडी सर, शॉट रेडी। पहले ही बार, सर ये लुक है सर, बस बोलिए। माँ की आंख, माँ कहाँ गई? वो घर ही नहीं बता रहे, क्या बात, क्या नहीं। पहले तो उंगली पे कम ध्यान जाता था, जो दे रहा था उंगली। जब ब्रेक करो, इनका नहीं हो पाएगा, तू खड़ा रहे, तू उंगली दिखाए रख, ठीक, आप रहना यहाँ। सब खाना खाने चले गए। हाँ, क्या लाइन थी? शुरू हो है और ऐसे हो जाए कि ना माँ है ना, और मुझे उसकी शक्ल पे एकदम दिख रहा था कि जल्दी कर लो तो मैं खाना खाने चला जाऊँ। तो लड़खड़ा गए थे, लेकिन उसने बड़ी अच्छी शिक्षा दी। उसके बाद से आज तक मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ। आप मुझे बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं, मुझे अपना विजुअल मत बनाने दीजिए। शायद चार्ली चैपलिन ने कहा था कि एक्टर को फूल होना चाहिए, ढक्कन, इडियट होना चाहिए। ज़्यादा सोच के करेगा बहुत चिरकुट होगा, इडियट रहो। आप मुझे बताओ, आप मुझे दिखाओ, पूरी थीम डायरेक्टर को दिखनी चाहिए। जब वो बात करे, या कोई राइटर अगर आपको स्क्रिप्ट सुना रहा है, बात करे, तो आपको दिखा दे। आप पलक न झपके एज एन एक्टर कि आप सुन रहे हैं, दिख गया। और कुछ हैं आते हैं दिखाई नहीं पाते, खुद ही नहीं देख रहे।
अभी जब हमारा फर्स्ट शो था तो मेरे बैच की एक नवनीत निशान एक्ट्रेस है मेरे बैच की, और हम लोग मतलब बहुत करीब 2 4 5 लोग बहुत करीब थे। तो नवनीत आई थी, मिश्रे वो तूने याद, पंजाबी है वो मिश्रे तूने याद कैसे कर लिया इतना यार, अभी 3 दिन पहले। मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे याद हो गया, लेकिन याद हो गया। और उस चाणक्य के टाइम पे मैं ऑटो से जा रहा था फिल्म सिटी की तरफ, और नवनीत को फ़ोन करके कभी उस समय वो तारा सीरियल आता था, तारा सीरियल नवनीत करती थी निशान, तारा, नवनीत बहुत निशान। बहुत ही फेमस सीरियल थी। सीरियल बहुत हाँ, फेमस। बहुत फेमस थी मैंने नवनीत उस समय पूछा, अरे नवनीत यार तुम लोग याद कैसे कर लेते हो यार, मैं तो याद ही करता रहता हूँ दिन भर, टॉयलेट तक में सामने वाले को एक्टर्स के साथ। एक लास्ट प्रश्न आहे माझ्याकडे, ठीक आहे, जो त्याचं मला तुम्ही दोघंही तुमचं त्याच्यावरचं मत सांगा. अभी जो दौर चल रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर का दौर चल रहा है. मतलब बहुत सारे नए नए मराठी प्लेज आहेत, जसं तुम्ही मला संगीत देवबाबळी, आपलं फोक आख्यान करून एक आहे, अशा अनेक नवीन नवीन नाटकं, खूप नाटकं अचानक यायला लागली, इवन हिंदीमध्ये पण, जसं आपला आता काजीराम कोतवाल आहे. तर पण एक्झॅक्टली उलटं झालं की फिल्म्स आणि ओ टी टीवरचं आता जरा लोक जरा कमी बघतायत, थोडा कंटाळा आलाय. तर हा चेंज कसा आलाय, काय वाटतं तुला, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट, की थिएटर अचानक सगळे एन्जॉय करायला लागले, देखो लाईव्ह अभी एन्जॉय करायला लागले. वो सिनेमा जो है ना घर में आ गया, हम्म, हाथ में आ गया। हम्म, ये वही मज़ा है कि आप मोबाइल पे क्रिकेट मैच देखें और स्टेडियममध्ये. और ग्राउंड पे देखें। हम्म, तो मोबाइल पे जो क्रिकेट मैच देख रहे हैं वो आप आज सिनेमा देख रहे हैं, हम्म, ओटीटी की चीज़ें देख रहे हैं। जैसे तुमने कहा कि जब मैं आपके रिहर्सल में आया था तो साउंड वाउंड, अरे अरे उधर से कोई गाने लगा, अरे ये वाह ढांग 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 ढांग, ये एक एक्सपीरियंस है। हम्म, मेरे एक फ्रेंड की वाइफ आई थी जिन्होंने कभी थिएटर ही नहीं देखा था। अच्छा. होते हैं लोग, हाँ, बहुत लोग होते, थिएटर नहीं देखा था। वो ऐसे थी, ऐसे ऐसे, हाँ ये ऐसे यहाँ नहीं आता है, ये ऐसे यहाँ नहीं आता है। तो ये वजह है कि लोग थोड़ा, और ग्रेंजर है यार, हम्म, चीज़ें पता करो बहुत लोगों से नॉर्थ इंडिया में कि कब लास्ट देखा था। हम्म, मैं नॉर्थ इंडिया मतलब जो लोगों ने छोड़ दिया है धीरे धीरे, कि कब देखा था ये झमाझम। और ये झमाझम एक एक्सपीरियंस है। आज की डेट में थिएटर में जाके फिल्म देखना एक एक्सपीरियंस है। आपको तो हिला तो देता है, क्या बोलते हो उस थिएटर को जो 4D, हाँ 4D हाँ, अब 4D 4G 4D ढक 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 हिला देता है। वो एक एक्सपीरियंस है। ये वही एक्सपीरियंस है जब आप मेले में जाते थे बचपन में, और वो वाला गोल वाला जिसमें डर लगता था, हाँ, ये वही एक्सपीरियंस, वो आप मोबाइल पे नहीं ले सकते शायद, है अभिजीत? बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस की बात मैं जब भी करता हूँ तब एक एग्जांपल ऐसा है कि आपने मोबाइल पे या टीवी पे बहुत एक एक बहुत अच्छा एक गार्डन देखा है, हाँ बस रोज गार्डन देखा है, बहुत सुंदर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते क्या सुवास आता है उसका। वो महसूस करने के लिए उधर मिट्टी पे चलना पडेगा. तो नाही, मला असं एक आवर्जून वाटतंय, लॉकडाऊनपासून ओ टी टीचं खूप प्रमाण बघितलं वाढलं. गेलं. त्यानंतर हिंदी फिल्म्सच्या विषयी मी तेवढं अधिकाऱ्यांनी बोलणं योग्य नव्हे, पण मराठीविषयी मी ते एक विशियस सर्कलमध्ये अडकलं आहे सगळं, की तुम्ही फिल्म चालत नाही म्हणून त्याचं बजेट कमी बजेटमध्ये करायचा प्रयत्न करता, कमी बजेटमध्ये करायचा प्रयत्न करता, त्यामुळे तुम्ही पुष्पाचा एक्सपिरियन्स किंवा असा मोठा एक्सपिरियन्स, हॉलिवूड एक्सपिरियन्स देऊ शकत नाही.
तो देऊ शकत नाही म्हणून फिल्म चालत नाही, फिल्म चालत नाही म्हणून थिएटरवाले लावत नाही, थिएटरवाले लावत नाही म्हणून आम्ही किती मारामाऱ्या करू. शेवटी त्यांचा तो बिझनेस आहे. तुम्हाला उत्तम फिल्म्स द्याव्या लागतील. मला तर अतिशय माझ्या एका मागणीवरती लोक अंगावर येतात माझ्या. पण महाराष्ट्र शासन जे सबसिडी देतं 40 लाख 30 लाख वगैरे, ती संपूर्णपणे बंद करा. त्या 40 लाखाच्या ऐवजी त्या 40 लाख रुपयाचे प्राईम टाईम तुम्ही शो बुक करा आणि तो प्राईम टाईम द्या. हळूहळू प्रेक्षक यायला लागेल. त्याच्या वेळेनुसार सोयीनुसार तुम्ही चांगले चित्रपट बनवताच. काही बनत नाहीत अशातला भाग नाही. मराठीत बरोबर. चित्रपट वाईट बनतात, उत्तम चित्रपट बनत असतात, पण ते तेवढ्यापुरतं मर्यादित राहतात कारण ते सर्कल पूर्ण होत नाही. तुम्ही असं ठरवा की एक थिएटर आहे त्याला डेडिकेटेड एक स्क्रीन तुम्ही परवानगी देतानाच असं करा. काय मल्टिप्लेक्स आहे ना, किती 8 स्क्रीन्स आहेत, 4 स्क्रीन्स आहेत ना. 25% स्क्रीन्स हे संपूर्णपणे रिजनल मराठी लँग्वेज करताच असले पाहिजेत. पिरियड. तुम्ही जोपर्यंत अशा पद्धतीचं काही आणत नाही. आणि हे झालं बिझनेसच्या बाबतीत. तुम्हाला पुष्पा आणि कांताराचं उदाहरण अतिशय देऊ शकतो. पण पुष्पा एक जबरदस्त ॲनिमल सारखी फिल्म, धाम धुडूम धाम धुडूम, लार्जर दॅन लाईफ. कांतारा इज अ व्हेरी लोकल फिल्म आणि एकदम रूटेड फिल्म. रूटेड मातीतली फिल्म आहे. त्यांचं प्रमोशन, त्याचं पोझिशनिंग, त्याचा होणारा पुढे अनेक भाषातला अनुवाद, या सगळ्याचं गणित आपल्याला असं वाटतं. दुर्दैवाने याचा बिझनेस शिकवण्याची पण गरज आहे की चित्रपटाचं बजेट 100 रुपये आहे तर लोक 125 रुपये घेऊन बसतात. नाही, तुम्हाला 125 रुपये असतील तर तुम्हाला 60 रुपयाचं 70 रुपयाचं जेवढी फिल्मची कॉस्ट आहे तेवढी तुम्हाला त्याच्या पोझिशनिंगची कॉस्ट आहे, तेवढं डिस्ट्रीब्युशनची कॉस्ट आहे, तेवढं अनुवाद इतर भाषात पोचण्याची कॉस्ट आहे. हे जे मॅनेजमेंट आहे ते अजून मराठीला तितकंसं जमत नाही. होप सो. काही चित्रपट आता ज्याच्यावर मी काम करतोय ते अशा पद्धतीचे चित्रपट आहेत की जो विषय आहे तो ग्लोबल आहे. तो जरी लोकल असेल तरी त्याचा आवाका ग्लोबल आहे. आणि तेव्हाच मला असं वाटतं. पण नाटक चांगलं चाललंय. घाशीराम जवळजवळ फुल होत आलंय उद्याचा शो. सो येस, थँक्यू सो मच. तुम्ही त्या आलात, एक गप्पा मारल्यात. आणि माझ्या ऑडियन्सला पण रिक्वेस्ट राहील की घाशीराम कोतवाल आहे आता, त्याचे शोज लागलेले आहेत, तुम्हाला मिळतील. ते कधी आहेत काय, तर लगेच उद्याच. ऑफकोर्स हे त्या टाईमलाईनमध्ये नाही येणार हा एपिसोड, बट नक्की जा, नक्की बघा. मी अनुभव घेतला आहे. मी मेन बघितलेलं आहे, मी रिहर्सल बघितले तरी विदाऊट कॉस्ट्यूम, तरी मला खूप इम्पॅक्टफुल वाटला. मी थोडे स्निपेट्स बघितलेत आत्ता जे न्यूजमध्ये किंवा यूट्यूबवर इकडे तिकडे काय कॉस्ट्यूम आहेत, कसे आहेत. सो ओव्हरऑल मस्त नाटक आहे, लाईव्ह आहे सगळं, म्युझिकपासून सगळं. तर नक्की जाऊन बघा. कधी शोज काय असतील तर सर तुम्ही प्लीज सांगा, येणाऱ्या सप्टेंबरमध्ये वगैरे. तर तसे आपण लोकांना कमी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याचे डेट्स टाकून ठेवीन. याचे शो 13 आणि 14 सप्टेंबरला पुण्यामध्ये असतील. ज्या काही पुढच्या डेट्स आहेत त्या तुम्ही याच्या काय कमेंट बॉक्स किंवा नील सांगेलच तुम्हाला. नीलचा वेगळा व्हिडिओ करून त्याला लावू आम्ही परत. नक्की या. घाशीराम कोतवाल एक मराठीतलं माइलस्टोन नाटक आहे. इतर भाषांपर्यंत सोनं पांघरून जे सोनं पोचवायचं आहे आपल्याला आणि सोन्यासारखी माणसं त्याच्यामध्ये काम करतायत. नक्की या. ये नील मेरे सामने बैठे हुए हैं और जस्ट नील थिंग्स, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी देखिएगा, दूसरों को भी दिखाइएगा. थँक्यू सो मच सर.